गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेखा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी से। आज हम यूनिट फर्स्ट चैप्टर सेकंड अंतर्राष्ट्रीय संगठन की उत्पत्ति एवं विकास से करेंगे यूरोप की संयुक्त व्यवस्था, कॉन्सेप्ट ऑफ यूरोप। कॉन्सेप्ट ऑफ यूरोप में आप करोगे कि किस प्रकार से यूरोप के अंतर्गत एक संयुक्त व्यवस्था का निर्माण किया गया। नेपोलियन की पराजय के पश्चात युद्धों को रोकने तथा यूरोप की राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए सन 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 6 संप्रभु यानी सॉवरन देशों ने भाग लिया। आप क्या समझ रहे हैं कि जब नेपोलियन की पराजय हुई थी, उसके पश्चात युद्धों को रोकने के लिए जो यूरोप की राजनीतिक समस्याएं चारों तरफ खड़ी हो गई थी, उनके समाधान के लिए 1815 में ऑस्ट्रिया में क्या हुआ था, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। और इसमें जो 6 सॉवरन कंट्रीज थी, उन्होंने इसमें भाग लिया था। इस कांग्रेस के बारे में कार्ल्टन ने लिखा है कि 1815 की शरद में वियना में उच्च स्तरीय राजनीतिज्ञों और वैभव का एक ऐसा संगम हुआ जैसा यूरोप में एक स्थान में पहले कभी देखने को नहीं मिला था। अर्थात यूरोप में पहली बार 6 सॉवरन कंट्रीज इकट्ठा हुई थी। किस लिए इकट्ठा हुई थी? शांति स्थापित करने के लिए, युद्धों को रोकने के लिए। तो इस प्रकार कांग्रेस में भाग लेने वालों का उद्देश्य क्या था? एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना था कि फ्रांस फिर से आक्रमणकारी नीति को अपनाकर यूरोप की शांति भंग ना कर सके। इस कांग्रेस ने एक ऐसी राजनीतिक व अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की आधारशिला रखी जो लगभग एक शताब्दी तक विश्व के मामलों का मार्गदर्शन करती रही। हम यूरोप की संयुक्त व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए आगे आने वाले जितने भी संगठन थे, उन्होंने इससे कुछ ना कुछ सीखा, अर्थात ये मार्गदर्शन का काम करती रही थी। वियना कांग्रेस में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और अंतर्राष्ट्रीय कानून के बारे में भी अनेक सुझाव दिए गए। अंतर्राष्ट्रीय नदियों में विभिन्न राज्यों के जहाज़ों के आवागमन को लेकर, समुद्र का उपयोग और राज्यों को पारस्परिक व्यवहार आदि को नियमित करने का भी प्रयास किया गया कि जो राज्यों का आपसी व्यवहार है, चाहे वो सीमा से संबंधित है, चाहे वो आंतरिक मामलों से संबंधित है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय नदियों में आवागमन को लेकर है, जहाज़ों के आवागमन को लेकर है, या समुद्र के उपयोग को लेकर है, उन सब के बारे में कुछ एक सुझाव दिए गए, कुछ एक नियम तय किए गए थे इस वियना कांग्रेस में। इस सम्मेलन में दास व्यापार अर्थात स्लेव ट्रेड्स, जैसे कि लोगों को खरीदा जाता था, खरीद फरोख्त की जाती थी, तो ये जो दास व्यापार था, इसको भी समाप्त करने का प्रयत्न किया गया। इसे जारी रखने वाले राज्य के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगाने और उसका आर्थिक बहिष्कार करने का भी निर्णय लिया गया। अंत में कांग्रेस के जो भावी यूरोप में शांति स्थापित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की, जिसे यूरोपियन व्यवस्था, कॉन्सेप्ट ऑफ यूरोप का नाम दिया गया। अर्थात जब इन सारी नियमों के ऊपर सारे के सारे जो समझौते थे, उनके ऊपर विचार विमर्श कर लिया गया और इस प्रकार के निर्णय ले लिए गए कि जिसके अंतर्गत जो ये देश थे, वो अपनी आंतरिक समस्याओं को, अपनी सीमा संबंधी समस्याओं को, यानी जितनी भी उनकी आपस की समस्याएं थी, युद्धों को रोकने के लिए जिस भी प्रकार की एक व्यवस्था की स्थापना की गई थी, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की गई थी, उसे क्या कहा गया? यूरोपियन व्यवस्था, कॉन्सेप्ट ऑफ यूरोप, जिसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इस संगठन की स्थापना से यूरोपियन राज्यों में सहयोग की उस भावना का विकास हुआ जो काफी समय तक चलती रही। वास्तव में यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की स्थापना में पहला महत्वपूर्ण कदम था, जिसकी स्थापना किसने की? ऑस्ट्रिया, प्रशा, रूस और इंग्लैंड ने मिलकर की। यूरोपियन व्यवस्था की स्थापना के लिए वियना कांग्रेस में 2 योजनाएं प्रस्तुत की गई थी और ये थी सबसे पहले नंबर पर पवित्र मैत्री संघ, होली अलायंस, और दूसरे नंबर पर है चतुर्मुखी मैत्री संघ, जिसे हम क्या कहेंगे? क्वाड्रपल अलायंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पवित्र मैत्री संघ की, होली अलायंस की, कि वियना कांग्रेस में रूस के जो जार शासक थे, और जो रूस के अंदर जो जार शासक थे, जैसे अलेक्जेंडर प्रथम था, और ये जो जार थे, ये तानाशाह शासक हुए हैं, और उन्होंने प्रथम इच्छा क्या व्यक्त की
कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान ईसाई धर्म के सिद्धांतों के अनुसार किया जाए तथा यूरोप के बड़े राज्यों का एक महान संघ गठित किया जाए। अतः पवित्र मैत्री संघ की स्थापना हुई। यह घोषणा की गई कि यूरोप का एक राजा दूसरे राजा का भाई है और उसकी प्रजा उसकी संतान के समान है। आवश्यकता पड़ने पर प्रत्येक राजा दूसरे राजा की सहायता करे। 26 सितंबर 1815 को उसकी प्रजा उसकी संतान के समान है। और ये जब सारी बातें की जा रही थी तो 26 सितंबर 1815 को रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए, परंतु इंग्लैंड ने इस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। बाद में अन्य कई राज्यों ने भी इस मैत्री संघ पर हस्ताक्षर कर दिए, परंतु इंग्लैंड ने इस पर हस्ताक्षर नहीं करे और इसलिए इंग्लैंड के इसमें शामिल न होने के कारण यह कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर सका। मार्गेंथो के शब्दों में कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, पवित्र मैत्री संघ एक अल्पकालीन प्रयोग था जिसने अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखने के लिए कोई कार्य नहीं किया, इन्वर्टेड कोमा क्लोज। अर्थात मार्गेंथो क्या कहता है? मार्गेंथो कहता है कि जो पवित्र मैत्री संघ था ये एक थोड़े समय के लिए एक प्रयोग था, एक एक्सपेरिमेंट था जिसने अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखने के लिए कोई कार्य नहीं किया था। अर्थात ये अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखने के लिए अस्तित्व में तो आया था, परंतु ये कोई कार्य नहीं कर पाया। सी के वेबस्टर के अनुसार कोमा इन्वर्टेड कोमा में पवित्र संघ एक ढीले ढाले समझौते से अधिक कुछ नहीं था। उसके उद्देश्य कभी भी स्पष्ट परिभाषित नहीं किए गए। वह छोटी व बड़ी शक्तियों के संबंधों की समस्या को हल करने में कभी भी सफल नहीं हुआ। अर्थात सी के वेबस्टर क्या कहता है कि जो पवित्र संघ था वो एक ढीला ढाला समझौते से अधिक कुछ भी नहीं था। उसका उद्देश्य कभी भी स्पष्ट नहीं सामने आया और ना ही छोटी बड़ी शक्तियों के संबंधों की समस्या को हल करने में ये कभी सफल हुआ। इस प्रकार से ब्रिटिश विदेश मंत्री कैसलियर ने इसे एक रहस्य कहता था और इसके बाद कैनिंग ने भी इसकी कठोर आलोचना की थी। सन 1825 तक ये संघ नाम मात्र के रूप में कायम रहा और जार अलेक्जेंडर की मृत्यु के पश्चात इसका अंत हो गया। अब हम बात करेंगे चतुर्मुखी मैत्री संघ की। चूंकि पवित्र मैत्री संघ आरंभ में ही प्रभावहीन रहा, इसलिए इसके समाप्त होने के लगभग 2 महीने के बाद 20 नवंबर 1815 को यूरोप की भावी राजनीतिक समस्याओं का सामूहिक रूप से समाधान करने के लिए 4 महाशक्तियां, जिसमें कौन कौन शामिल है? रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड ने मिलकर चतुर्मुखी संघ की स्थापना की। बाद में सन 1818 में फ्रांस भी इसमें शामिल हो गया, जिससे यह एक पंचमुखी संघ बन गया। यह यूरोप की संविदा अर्थात कॉन्सेप्ट ऑफ यूरोप कहलाता है। इसमें शामिल महाशक्तियों ने यह जिम्मेदारी उठाई कि वे अगले 20 वर्षों तक वियना और पेरिस की संधियों द्वारा यूरोप के देशों की निर्धारित सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं होने देंगे। नेपोलियन और उसके वंशजों को पुनः फ्रांस का शासक नहीं बनने देंगे। क्रांतिकारी सिद्धांतों और विद्रोहों को मिलकर दृढ़ता के साथ सामना करेंगे। संघ के रहस्य ऐसे मामलों को जो कि उनके हित में होंगे सुलझाने के लिए यूरोपियन संघ व्यवस्था के रूप में समय समय पर सम्मेलन करते रहेंगे और यूरोप में शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। इस कारण से इसे सम्मेलनों द्वारा कूटनीति भी कहा जाता है। यूरोप की समस्याओं पर विचार करने के लिए महाशक्तियों के समय समय पर सम्मेलन करने का जो निर्णय लिया, उससे वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त हुआ और यही आगे चलकर राष्ट्र संघ तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का आधार बना। अब चतुर्मुखी मैत्री संघ में हमने क्या क्या बातें की? सबसे पहले हमने क्या बात की कि ये पंचमुखी संघ बन गया। किससे शामिल होने से? फ्रांस जब इसमें शामिल हो गया। और फ्रांस का ही हमने देखा था कि अगर फ्रांस जब इसमें शामिल नहीं हुआ था जब तक किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंतर्गत, तो फ्रांस से ही संकट था कि फ्रांस जो है वो अपनी आक्रमणकारी नीतियों को ना लागू कर सके और इसीलिए वो चाहते थे कि एक यूरोप के अंदर संयुक्त व्यवस्था बन जाए। अब इसमें फ्रांस शामिल हो गया, तो फ्रांस इसमें जब शामिल हो गया तो ये पंचमुखी संघ बन गया, चतुर्मुखी संघ मैत्री संघ की बजाय, और ये यूरोप की संविदा कहलाया था। और इसमें हमने ये देखा कि 20 वर्षों तक वियना और पेरिस की संधियों के द्वारा उन्होंने ये तय किया कि वो यूरोप के देशों की निर्धारित सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं होने देंगे। और दूसरे नंबर पर उन्होंने क्या किया? नेपोलियन और उसके वंशजों को पुनः फ्रांस का शासक वो नहीं बनने देंगे, ये तय किया। और तीसरे नंबर पर क्रांतिकारी सिद्धांतों और विद्रोहों को मिलकर दृढ़ता के साथ सामना करेंगे
और चौथे नंबर पर संघ के रहस्य ऐसे मामलों को जो कि उनके हित में होंगे सुलझाने के लिए यूरोपीय संघ व्यवस्था के रूप में समय समय पर सम्मेलन करते रहेंगे। इस प्रकार से यूरोप की संविदा के मुख्यतः 4 सम्मेलन हुए। सबसे पहला 1818 का एक्स-ला-शपल कांग्रेस, दूसरे नंबर का 1820 का ट्रोपाऊ सम्मेलन, 1821 का लेबाच सम्मेलन और 1822 का बेरोना सम्मेलन हुआ। क्योंकि इस समय फ्रांस और इंग्लैंड की प्रतिद्वंदिता चल पड़ी थी, तो अतः 1822 के बाद इस संघ का कोई सम्मेलन नहीं हुआ और यह कंसर्ट था, ये जो संविदा थी अल्पकालीन थी और इसका अस्तित्व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के विकास में महत्वपूर्ण सहयोग देने वाला सिद्ध हुआ। चीवर तथा हैविलैंड ने इसे क्या कहा? अंतर्राष्ट्रीय संगठन की एक युग परिवर्तक घटना। क्या कहा? अंतर्राष्ट्रीय संगठन की एक युग परिवर्तक घटना की इसको संज्ञा दी। मार्गेंथो ने भी इसका महत्व बताते हुए कहा कि यूरोप की संविदा एक संस्था के रूप में कभी संगठित नहीं की गई। महान शक्तियों में लगातार मिलते रहने के कारण कोई समझौता नहीं हुआ था, किंतु फिर भी यूरोप की संविदा अपने 90 वर्ष के अस्तित्व के काल में सामान्य रूप से शांति बनाए रखने में सर्वाधिक सफल हुई। तो इस प्रकार से यूरोपियन व्यवस्था का जो अस्तित्व था लगभग 90 वर्षों तक रहा और इस काल में इसके द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार से रहे। सबसे पहले इसने महत्वपूर्ण कार्य क्या किया? इसने हस्तक्षेप करके सन 1823 में स्पेन की क्रांति को दबाया। दूसरे नंबर पर 1827 में इसने यूनान की रक्षा में टर्की के विरुद्ध रूस, ब्रिटेन और फ्रांस ने भी सेना भेजी और उसकी स्वतंत्रता को मान्यता दी। तीसरे नंबर पर 1832 में इंग्लैंड और फ्रांस के सहयोग से बेल्जियम स्वतंत्र हुआ और सन 1880 में मॉन्टीनीग्रो और टर्की के संघर्ष का हल निकाला गया और सन 1900 में बॉक्सर विद्रोह को दबाने में सामूहिक प्रयास किया गया। तो इस प्रकार से दृष्टिकोण तथा हितों की विभिन्नता होने के कारण यूरोपियन व्यवस्था के सदस्यों के स्वार्थ सदा टकराते रहते थे, जिसके परिणाम स्वरूप सन 1825 के बाद अधिवेशन बुलाकर मामलों को तय करने की प्रणाली समाप्त हो गई थी और साथ ही साथ यूरोपीय व्यवस्था का भी अंत हो गया। इसके बाद कल हम स्टूडेंट्स करेंगे यूरोपीय संयुक्त व्यवस्था की असफलता के कारण और हेग व्यवस्था व सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।